हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे आपके साथ सीबीएसई 2024 क्लास 12 के केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री के जो एग्जाम है उसमें टोटल मार्क्स है 70 और टोटल 33 क्वेश्चंस आर देयर। और उसमें जो सेक्शंस है वो 5 सेक्शंस है, ए बी सी डी ई। तो उसमें जो सेक्शन ए है उसमें बस एमसीक्यूज है। तो आज हम चर्चा करेंगे बस एमसीक्यूज के साथ। अब एमसीक्यूज कितने होते हैं? 16 एमसीक्यूज है। इस वीडियो में आप सबको पता है, जो भी मेरी वीडियोस को आपने देखा होगा या तो नहीं भी देखा होगा तो आज देख लो। आपको पता है कि मैं सिर्फ आंसर की नहीं देती हूं, मैं आपको हर एक ऑप्शन जो करेक्ट है, जो नहीं भी है, उसका डिटेल में रीजंस आपको मैं बताती हूं। दैट मीन्स आपको इस वीडियो में आपको आंसर की नहीं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा और वो भी डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा। सो मेरी वीडियोस को अगर आप देखते रहो तो आपको बस अंदर की सारी बातें आपको पता चल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सेक्शन ए में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो मैंने लिख रखा है। इस क्वेश्चन का जो सेट नंबर है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 56/2/1 ये वाला सेट का। मैं इंटरनेट में कहीं पर भी मुझे कोई भी वीडियोस में डिटेल्ड सोल्यूशन इस सेट का मुझे नहीं मिला। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन से ये क्वेश्चन है। आपको पता है डी एंड ए ब्लॉक में प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के जो रिएक्शंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आते ही आते हैं पेपर में। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, ये पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन से क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप है ये, when MnO2 is fused with potassium hydroxide in air, it gives, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जब MnO2 जो कि पायरोलुसाइट ओर है जिससे पोटेशियम परमैंगनेट को प्रिपेयर किया जाता है, उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज किया जाता है इन एयर, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जगह कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का काम है ऑक्सीडाइज करना। तो MnO2 क्या में कन्वर्ट हो जाता है वही आपको पूछा है। तो MnO2 यहाँ पे कन्वर्ट होता है पहले K2MnO4 में, जिसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट, और ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है। रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो ये आपका रिएक्शन है, MnO2 KOH एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस K2MnO4, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? वाटर बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए बस एक नंबर आप याद रखो। तो यहाँ पे अगर 2 लगा दो तो 2 लगाने से मैंगनीज 2 हो गया। तो यहाँ पे मैंगनीज को 2 बनाने के लिए सामने 2 लगा दो। तो पोटेशियम यहाँ पे 4 हो गया। 4 हो गया मतलब यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा। 4 लगाया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 लगा दो। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 2 8 + 2 10। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 2 4 + 4 8, सो ये 2 10। सो दोनों साइड में ये बैलेंस हो गया। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखो नंबर 2 क्वेश्चन में बोला है, लिगैंड EDTA-4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोडेंटेड लिगैंड, डाइडेंटेड लिगैंड, ट्राइडेंटेड लिगैंड, पॉलीडेंटेड लिगैंड। अब देखिए EDTA-4 जो है इट इज ए पॉलीडेंटेड लिगैंड। इसमें 6 डोनर एटम्स है, 2 नाइट्रोजन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। मैं EDTA जिसका पूरा नाम है इथिलीन डाइएमिन टेट्राएसिटेट, ये जो आयन है 4 जिसका -4 है, क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन एटम है डोनर जिनका एक एक का चार्ज -1 करके है, और 2 नाइट्रोजन एटम भी है जो भी डोनर एटम का काम करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA-4 आयन। डोनर एटम्स भी आपको दिख ही रहा है। ये जो ऑक्सीजन एटम्स है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं मेटल आयन के साथ, और जो नाइट्रोजन एटम्स है जिनके ऊपर भी एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी डोनेट करके ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड मेटल आयन के साथ बना सकते हैं। सो दैट मीन्स EDTA-4 आयन जो है इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ लिगैंड? इनमें से पॉलीडेंटेड लिगैंड का एग्जांपल ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगैंड फॉर्म्स चिलेट कॉम्प्लेक्स? इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आप देखिए चिलेट किसको कहा जाता है, चिलेशन किसको कहा जाता है, चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या है? चिलेट कॉम्प्लेक्स वो है जब कोई डाइडेंटेड लिगैंड जिसके पास 2 डोनर एटम है एक सेंट्रल मेटल आयन के साथ या तो एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके
5 मेंबर्ड या तो 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करते हैं, तब इस प्रोसेस को हम कहेंगे चिलेशन, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स, और ये लिगैंड को हम कहते हैं चिलेटिंग लिगैंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो Cl माइनस है, इट इज ए मोनोडेंटेड लिगैंड, एक ही डोनर एटम है, एक ही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकती है। NO2 माइनस भी एक मोनोडेंटेड लिगैंड है, ये भी एक ही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ। अमोनिया भी मोनोडेंटेड लिगैंड है, एक ही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सैलेट आयन है C2O4-2, इट इज ए डाइडेंटेड लिगैंड। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये है इसका स्ट्रक्चर। कार्बन एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये O- है। दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल के साथ। अगर सिंपली आप देखना चाहते हो तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये देखो एक ऑक्सैलेट आयन, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है जिसको हम एम से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसके साथ दो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके एक कितना मेंबर रिंग बना रहा है? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग यहाँ पे बन रहा है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूं, जैसे कि CrC2O4-3 तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है नंबर ए, जो कि चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। नंबर 4 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्डेड टू X। तो यहाँ पे X क्या है? हैलोजन एटम है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए X जो कि हैलोजन है, ये वाला कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन एटम जो है इसके नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्डेड है। और जब कोई कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3, sp2 नहीं होता है, ना तो sp होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नंबर बी में देखिए ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम के साथ X अटैच्ड है, बॉन्डेड है। ये जो कार्बन एटम है CH2 साइड चेन में है, ये CH2 में C का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये भी sp3 है, ये बेंजाइल हैलाइड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसके साथ X बॉन्डेड है, सो ये भी नहीं होगा। थर्ड में देखिए ये दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, सो X इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन ऑप्शन सी, जिसको हम कहते हैं विनाइल हैलाइड। ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप का नाम है विनाइल ग्रुप। और लास्ट में देखिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इसमें तो कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्डेड है, सो X जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। ऑप्शन आपको एक ही चूज करना है, तो एक एक करके मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगी कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है और क्यों है। इतना डिटेल में आपको कहीं पर भी इंटरनेट में ढूंढ के भी इतना डिटेल में रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो वीडियो है मेरा, वो वीडियोस को आप शेयर भी करो among your friends so that they can also be benefited। So एक एक करके हम ऑप्शंस को लेते हैं और इनके बारे में जो जो जानकारी मैं आपको दूंगी वो अच्छी तरह से समझ लेना, तभी आप खुद भी बता पाओगे कि which one is most acidic and why। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसको बेंजाइल अल्कोहल। IUPAC नेम इसका हो जाएगा फिनाइल मिथानॉल, बिकॉज OH ग्रुप जो कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है साइड चेन में लगा हुआ है, सो इसका IUPAC नेम फिनाइल मिथानॉल होगा। तो बेंजाइल अल्कोहल में देखिए क्या बात होती है, ये जो OH बॉन्ड है, इस OH बॉन्ड में से प्रोटॉन रिलीज होने से तभी तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा ना। तो प्रोटॉन रिलीज होने के बाद व्हेन इट रिलीजेस अ प्रोटॉन, ये एनायन रह जाता है, तो ना तो इसका खुद का कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, रेजोनेंस मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई ग्रुप जो कि एक कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जब अटैच रहते हैं, ऑल्टरनेटिवली सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा कोई सिस्टम अगर हो जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसमें अगर वो अटैच रहते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करते हैं, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। अगर फ्लो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम प्लासर इफेक्ट बोलते हैं। उसके तरफ फ्लो होकर के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसको हम बोलेंगे उसका -R इफेक्ट है। इसके साथ साथ आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड -I इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन चेन। अगर इलेक्ट्रॉन्स
रिलीज होते हैं अलॉन्ग द सैचुरेटेड कार्बन चेन तो उसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होते हैं टुवर्ड्स द ग्रुप अटैच्ड इन द सैचुरेटेड कार्बन चेन तो उसको हम बोलेंगे उसका माइनस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो CH2OH लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ जिसको हम बोल रहे हैं बेंजाइल अल्कोहल, इसका अपना कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, और ये जो एनायन बना है आफ्टर रिलीज ऑफ द प्रोटॉन इसका भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होगा, बिकॉज ये जो O- है जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता था वो यहाँ पे कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम उसको नहीं मिल रहा है, वो CH2 के साथ अटैच्ड है, इसलिए इसका भी कोई रेजोनेंस नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो रेजोनेंस, इसका भी नो रेजोनेंस। एंड साथ ही साथ ये जो C6H5CH2 ग्रुप है जिसको हम बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप, इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अगर मान लो कि ये ग्रुप यहाँ पे ना होता तो एक हाइड्रोजन होता, और ये हाइड्रोजन अगर होता तो ये ग्रुप क्या बन जाता, CH3 ग्रुप बन जाता, और CH3 ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप है तो इसका क्या होता है प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। तो दैट इज वाई इसमें एक हाइड्रोजन की जगह एक फिनाइल ग्रुप है, इसलिए ये जो C6H5CH2 ग्रुप है हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो कि प्लस आई है। तो दैट मीन्स व्हाट, इतना सब कारण के वजह से ये जो आपका एनायन है, ये एनायन में जो O- है, O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसका इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये जो है डिस्टेबिलाइज्ड एनायन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने सारा कुछ लिख लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं फिनॉल में, हम बाद में जाएंगे। अभी हम थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, साइक्लोहेक्सानॉल। साइक्लोहेक्सानॉल में देखिए एक बड़ा सा साइक्लिक अल्काइल ग्रुप है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। बड़ा जो साइक्लिक अल्काइल ग्रुप है ये क्या करेगा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा और प्रोटॉन के जो रिलीज है उसको वो रेजिस्ट करेगा। एंड दैट्स हाउ साइक्लोहेक्सानॉल जो है इट विल बी लेस एसिडिक, इवन इट विल बी लेस एसिडिक देन बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है ना, बेंजाइल ग्रुप से भी ज्यादा जो है ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, और जब ये प्रोटॉन छोड़ेगा, ये अगर प्रोटॉन लूज करता है तो ये -H+ अगर हो गया तो ये एनायन आपका बनेगा। ये एनायन में जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज लोकलाइज्ड ऑन द ऑक्सीजन एटम, जिसके कारण अगर चार्ज लोकलाइज्ड हो गया है, चार्ज अगर डिस्पर्स नहीं हुआ, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। और अगर चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज अगर डिस्पर्स हो पाता, यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग होता तो डिस्पर्स हो जाता तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे चार्ज लोकलाइज्ड है, फैल नहीं पाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी अनस्टेबल। सो ये होगा लीस्ट एसिडिक। तो ये देखिए मैंने लिख दिया, large cyclic alkyl group provides very high steric hindrance causing release of H+ difficult, और ये रिलीज भी होती है तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज हो जाते हैं which causes destabilization of this anion. Benzyl alcohol will be little more acidic than cyclohexanol. नेक्स्ट हम जाएंगे फिनॉल में और हम लास्ट कंपाउंड में जाएंगे। नाउ फिनॉल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है फिनॉल इज रेजोनेंट स्टेबिलाइज्ड, और फिनॉल जो है अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है। वो क्यों ज्यादा एसिडिक है वो अभी आप समझिए। फिनॉल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो मैं आपको लिख के दिखा रही हूं, और फिनॉल जब एक प्रोटॉन लूज करता है एक्वस सोल्यूशन में और फिनॉक्साइड आयन बनाता है, उसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम दिखाएंगे आपको, और बताएंगे आपको कि वो फिनॉक्साइड आयन जो है जो प्रोटॉन रिलीज होने के बाद फिनॉल फॉर्म करते हैं वो बेटर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, जिसके कारण फिनॉल जो है इट इज हैविंग ए वेरी हाई टेंडेंसी टू लूज द प्रोटॉन एंड फॉर्म द बेटर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन। दैट इज व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, आपको बोर होने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली पेपर में आप ही को बैठना है, और जितना डीप में आप रिजल्ट्स को समझोगे उतना ही आपके लिए फायदे हैं। देखिए ये फिनॉल है, फिनॉल में जो H ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, उनमें से एक लोन पेयर जो है ऑक्सीजन फ्लो होने के लिए दे देगा, और इस तरह से फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ फ्लो होने के लिए दे देगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। अभी यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और उसके पास अभी एक ही लोन पेयर बचा है, और यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, ये 2 जगह में पाई बॉन्ड है। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, अगला स्ट्रक्चर में ये जो है बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। सो दिस विल बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर।
इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये पाई बॉन्ड अभी यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एंड आफ्टर दिस ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा. सो दिस विल बी द next structure. So it will be single bond again, oxygen having two lone pairs of electrons, hydrogen, और ये आपका बॉन्ड का पोजीशन, पाई बॉन्ड का पोजीशन बेंजीन रिंग में चेंज हो गया है. तो these are all the resonating structures of phenol. अब फिनॉल जब एक्वस सोल्यूशन में एक प्रोटॉन को लूज करते हैं और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होते हैं, तो फिनॉक्साइड आयन का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना चाहिए. और ये सब चीज जो है थ्योरी में आपको पूछा जाएगा कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. यहाँ पे तो आपको मोस्ट एसिडिक वाला कंपाउंड पूछ लिया, लेकिन अगर आपको पूछती है कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो थ्योरी क्वेश्चन का आंसर में आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देना पड़ेगा. नहीं देने से आपका जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जब फिनॉल एक्वस सॉल्यूशन में एक प्रोटॉन को लूज करते हैं, ये सिचुएशन है. एक्वस सॉल्यूशन में फिनॉल एक प्रोटॉन लूज करते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनते हैं, फिनॉक्साइड आयन बनते हैं. तो इसका भी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हम देख लेते हैं. ये मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर बना लिया. यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 लोन पेयर है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो एक लोन पेयर वो फ्लो कर देते हैं बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं ऑर्थो पोजिशन में. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया. ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा? डबल बॉन्ड. अगला क्या होगा? ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस विल बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी दिस. ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी दिस. ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा. तो अब डिफरेंस देखिए, ये जो स्ट्रक्चर्स है फिनॉक्साइड आयन का, ये सारे स्ट्रक्चर्स में देयर इज ओनली वन नेगेटिव चार्ज. एक ही नेगेटिव चार्ज है, वो जगह जगह में जो है घूम रहा है. पहले ऑक्सीजन के पास था, अभी जो है उसके बाद कार्बन एटम के पास वो जा रहा है. लेकिन सारे स्ट्रक्चर्स में देयर इज ओनली वन नेगेटिव चार्ज. लेकिन अगर आप फिनॉल के स्ट्रक्चर्स देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो उसमें देयर इज सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. ये स्ट्रक्चर्स देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है यहां से शुरू हुआ, ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर्स में देयर इज सेपरेशन ऑफ प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज. अगर सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो इनकी एनर्जी हाई होती है और रेजोनेंस हाइब्रिड में इनका कंट्रीब्यूशन कम होते हैं. दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि फिनॉल का रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा है, और दैट इज व्हाई फिनॉल इज हैविंग ए ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज द प्रोटॉन एंड फॉर्म द मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन. आपको बताने के लिए इतना डिटेल में मैं कर रही हूँ, जरूरत नहीं है. मैं बस आपको बता सकती थी कि कौन सा जो है मोस्ट एसिडिक होगा, क्या रीजन है, जो कि यूट्यूब वीडियोस में मैं हर एक बड़े बड़े चैनल का भी वीडियोस में मैं यही देखती हूँ. कोई इतना डिटेल में नहीं बताता है जितना कि मैं बताती हूँ. तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को तो सब्सक्राइब करें और उसका फायदा ले. तो अब तक देखिए मैंने 3 कंपाउंड का डिस्कशन आपके साथ कर लिया. तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तब फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है. लास्ट कंपाउंड जो है यही हमारा आंसर है. इसमें देखिए इस कंपाउंड में जो OH ग्रुप है उसके साथ साथ एक हेलोजन एटम भी यहाँ पे अटैच्ड है. क्लोरीन इज हैविंग प्लस आर इफेक्ट एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट, दोनों ही है. प्लस आर इफेक्ट मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, क्योंकि उसके पास 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स उसके पास और है. तो ये 3 पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बेंजीन रिंग में जो है अपना इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर सकते हैं. दैट मींस प्लस आर इफेक्ट को दिखा सकते हैं. साथ ही में इट इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैविंग माइनस आई इफेक्ट. तो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट के कंपैरिजन में जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा जोरदार है. दैट मींस माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन प्रीडोमिनेट्स द प्लस आर इफेक्ट, एंड दैट्स व्हाई ये जो क्लोरीन है ये सारे न्यूक्लियर पोजीशन से ये सारे न्यूक्लियर पोजीशन से जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. दैट मीन्स इस तरह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट. सो ये मैंने क्लोरीन के बारे में लिख दिया जो मैंने आपको बताया. और अल्टीमेटली वो कार्बन एटम जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है वहां से भी वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा. ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये खींचेगा, और खींचेगा अगर तो H+ का रिलीज जो है यहाँ पे
बहुत ही इजी हो जाएगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो पोलरिटी है दैट विल इंक्रीज एंड सो दिस कंपाउंड विल बी एबल टू रिलीज द प्रोटॉन मोस्ट इजिली। सो दिस कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। सो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड एनिसोल रिएक्ट्स विद HI टू गिव, ये आपके ऑप्शंस है। एनिसोल का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, ये है एनिसोल का स्ट्रक्चर। इट इज एन ईथर। तो इसके साथ जब HI का रिएक्शन होते हैं तो किस तरह से होते हैं? HI मतलब H प्लस प्लस I माइनस। तो सबसे पहले एनिसोल क्या करते हैं, इसका प्रोटोनेशन होते हैं। इट एक्सेप्ट्स द प्रोटोन फ्रॉम HI एंड इट फॉर्म्स प्रोटोनेटेड ईथर। तो देखिए ये प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में ये जो I माइनस है जो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा और ऑक्सीजन एटम के दो साइड में जो दो बॉन्ड है इनमें से कोई एक बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। ठीक है, अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं? आप देखिए यहाँ पे एनिसोल में ऑक्सीजन एटम जो कि यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो ऑक्सीजन एटम अपना लोन पेयर इस तरह से फ्लो कर देगा। एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने फ्लो कर दिया यहाँ पे बेंजीन रिंग में, ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। तो दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है OC6H5, दिस बॉन्ड इज हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आगे और भी स्ट्रक्चर्स इसका बनेगा, सारे स्ट्रक्चर्स मैं नहीं बना रही हूँ। ये जो ऑर्थो पोजीशन में गया नेगेटिव का, जिसके बाद पैरा में आएगा, फिर ये वाला ऑर्थो पोजीशन में जाएगा, इस तरह से ये घूमेगा। तो सारे स्ट्रक्चर्स बनाने का जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस OC6H5 बॉन्ड is having partial double bond character। तो partial double bond character होने के नाते ये जो बॉन्ड है it is little strong bond and that's why ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? इसके कंपैरिजन में OCH3 बॉन्ड जो है this is weaker bond, so I minus will break this bond and I minus will attack this carbon atom एंड यहां से ये बॉन्ड का जो है क्लीवेज हो जाएगा। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन गिव्स। इनमें से चूज करना है। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर जब आपको मेंशन कर दिया तो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली प्रोडक्ट को बताना है। बहुत सारे वीडियोस में गलत बता रखा है, बहुत सारे वीडियोस में नंबर डी ऑप्शन को बताया है इथिन, लेकिन इथिन नहीं बनेगा इस टेम्परेचर में। इथिन बनता है जब टेम्परेचर 433 से 443 केल्विन के रेंज में होता है, तब बनते हैं इथिन। और ये जो टेम्परेचर है 413 केल्विन टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इथेनॉल का रिएक्शन, ये जो है ईथर का प्रिपरेशन का रिएक्शन है। यहाँ पे अल्कोहल एक्सेस में होते हैं और जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसके रिएक्शन होता है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में, देन इथेनॉल अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। एक मॉलिक्यूल वाटर एलिमिनेट हो जाते हैं और हमें मिलते हैं ईथर। कौन सा ईथर? डाई इथाइल ईथर, जिसको हम IUPAC में इथॉक्सी ईथेन बोलेंगे। सो ये रिएक्शन होगा इसका, ये एक मॉलिक्यूल वाटर जो है इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, ये बनेगा प्रोडक्ट आपका। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ये वाला नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ देम व्हेन इट इज सैचुरेटेड, shows positive deviation from Raoult's law, shows negative deviation from Raoult's law, shows no deviation। तो बात ये है कि यहाँ पे ऑलवेज उल्टा मान लेना। इफ द बॉइलिंग पॉइंट लोअर्स, बॉइलिंग पॉइंट अगर डिक्रीज हो जाती है पॉजिटिव डेविएशन, बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज हो जाती है नेगेटिव डेविएशन। ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि दो कंपोनेंट, सपोज दो लिक्विड अलग अलग है, दो लिक्विड अलग अलग है। यहाँ पे बोला है कि जब दोनों को आप मिक्स कर रहे हो और एजियोट्रोपिक सोल्यूशन बन रहा है। एजियोट्रोपिक सोल्यूशन भी आपको पता है कि जो एक कंपोजिशन होती है लिक्विड दोनों का मिक्सचर जब आप कर रहे हो, जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता, वो एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में वो बॉयल करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक सोल्यूशन। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट लो कैसे हो सकते हैं? अलग अलग जब थे बॉइलिंग पॉइंट हाई थे, सॉल्यूशन जब बना दोनों को मिक्स करके तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया। इसका मतलब जब दोनों अलग अलग थे तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि सपोज दो कंपोनेंट, दो लिक्विड है आपका ए और बी,
ए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में जब आपने मिक्स कर दिया तो जो न्यू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए बी डेवलप हुआ वो वीक हो गया। वो वीक होने की वजह से ए एज वेल एज बी दोनों के लिए इजी हो गया, वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में इजीली कन्वर्ट होने लगा। एंड दैट्स हाउ सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, एक एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा मिक्सिंग के बाद, एंड दैट्स हाउ सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट हम किसको बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में कोई भी लिक्विड का या तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन मिक्सिंग के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर लो हो रहा है उसका मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है बहुत ही कम समय में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स बहुत ही कम हीट करने से ही उसका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा टाइप का डेविएशन हो रहा है? पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। सो दिस हैज बीन रिटन हियर, यू कैन चेक इट। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला से दिया हुआ है और आपका कंसेप्ट को चेक किया जा रहा है। इसमें आपको फॉर्मूलाज पता है कि नहीं पता है? बोल रहे कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution containing non-volatile solute is this much, 0.0225. The mole fraction of the non-volatile solute is, इनमें से चूज करना है। तो क्या फॉर्मूला है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 is equal to X2. What is X2? Mole fraction of the solute which is non-volatile, जो volatile नहीं है। तो ये है आपका relative lowering of vapor pressure। P0 क्या है? It is the vapor pressure of the pure solvent। PS क्या है? Vapor pressure of the solution। नीचे भी P0 है और X2 के साथ ये इक्वल है। तो that means रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका वैल्यू अगर 0.0225 है, दैट मीन्स X2 जो कि मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, उसका भी वैल्यू इतना ही होगा 0.0225। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है।